नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ। तो दोस्तों, आज अपने जो पंजाब के अंदर ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई थी, उसका आज एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन, तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर अपने टेक्निकल जो अपनी ब्रांच है उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको नॉन टेक के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखना। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि टाइप डी फायर इज, यानी जो डी प्रकार की आग है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। जो डी प्रकार की आग है वो आपकी आती है वायर एंड मशीन्स के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये जो आपको टिक लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर गौर मत करना, ये हो सकता है सही भी हो और गलत भी हो। जो मैं आपको आंसर बताऊंगा वो 100% राइट होगा। अब बात करते हैं कि पेपर के अंदर जो आग लगती है, आग आती है वो कौन सी श्रेणी के अंदर आती है। तो पेपर के अंदर जो लगती है वो श्रेणी ए के अंदर आती है, और एलपीजी यानी गैस के अंदर जो लगती है वो कौन से के अंदर आती है, वो आती है क्लास सी के अंदर। और पेट्रोल डीजल केरोसिन के अंदर जो लगती है वो कौन सी आती है, क्लास बी के अंदर। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा कि डी प्रकार की जो आग है वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो वो आती है आप उसके अंदर क्या आता है, तो उसके अंदर आता है वायर एंड मशीन्स, यानी जो इलेक्ट्रिकल के अंदर जो आग लगती है वो श्रेणी डी के अंतर्गत आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑफ विच मटेरियल सोल्डरिंग आयरन बिट इज मेड ऑफ, यानी सोल्डरिंग आयरन की जो बिट होती है वो किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन ए आपके पास है कॉपर, बी ऑप्शन है नाइक्रोम, सी ऑप्शन है कार्बन और डी ऑप्शन है कि यूरेका। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी जो सोल्डरिंग आयरन की जो बिट होती है वो किसकी बनी होती है, वो कॉपर की बनी होती है। ठीक है। और कॉपर का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, हाई होता है। कितना होता है, तो वो होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 1083 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 1 हॉर्स पावर इज मीट्रिक यूनिट, यानी एक अश्व शक्ति है जो मीट्रिक पद्धति के अंदर कितने वाट के बराबर होती है। तो वो होती है 735.5 वाट, यानी ऑप्शन सी जो होगा आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। और 746 जो होती है ये होती है ब्रिटिश पद्धति के अंदर, यानी जो आपकी जो यूनिट्स की दो पद्धतियाँ होती है, मेट्रिक और ब्रिटिश। तो मेट्रिक के अंदर 735.5 वाट और ब्रिटिश के अंदर 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन ए डीसी सर्किट 10 वोल्ट अप्लाई वोल्टेज एंड 5 ओम रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। यानी आपको वोल्टेज दे रखी है और रेजिस्टेंस दे रखा है, और आपको पूछा क्या है, तो धारा पूछी है। तो धारा निकालने का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, जो आई होता है वो होता है आई बराबर वी बटा में आर। यहाँ से वोल्टेज का मान कितना है 10 और प्रतिरोध का मान कितना है 5। तो यहाँ से काटेंगे तो धारा कितनी आएगी, 2 एम्पियर। तो यहाँ से आपका राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा, यानी 2 एम्पियर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच इज इंसुलेटर, यानी निम्न में से कौन सा एक इंसुलेटर है। तो ऑप्शन ए देखते हैं माइका, ऑप्शन बी है टिन, ऑप्शन सी है कार्बन और ऑप्शन डी है मरकरी। तो यहाँ से जो इंसुलेटर है वो कौन सा है,
माइका जो होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। यानी यहाँ से अगर बात करें तो ऑप्शन ए जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कॉपर, टिन और मरकरी ये सब क्या होते हैं, चालक होते हैं, यानी चालक प्रकृति के होते हैं। और इंसुलेटर आपका यहाँ से ऑप्शन ए है, यानी माइका जो होती है इंसुलेटर, और माइका का अपना उपयोग करते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच के अंदर, माइका का अपने उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पीडेंस, यानी प्रतिबाधा की इकाई क्या है। तो प्रतिबाधा, प्रतिरोध, इनकी इकाई क्या होती है, तो यहाँ से इसकी इकाई होगी ओम, यानी ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर होगा। महो किसकी होती है, तो महो होती है आपकी चालकत्व की, किसकी होती है, महो जो यूनिट होती है वो आपकी होती है चालकत्व की होती है। वोल्ट कितनी होती है, वोल्टेज की होती है, वोल्ट किसकी होती है, वोल्टेज की। और वेबर किसकी होती है, फ्लक्स की, वेबर किसकी होती है, फ्लक्स की। यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ओम, यानी ए ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट लैंप व्हेन कैलकुलेटेड टू 250 वोल्ट सप्लाई डीसी, यानी आपके पास वोल्टेज का मान दे रखा है 250 वोल्ट और लैंप की वोल्टेज क्षमता दे रखी है 100 वाट, तो आपको रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो रेजिस्टेंस ज्ञात करने का आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, क्या होता है, जो आर जो होता है वो होता है वी स्क्वेयर अपॉन में पी। यहाँ पर आपके पास वोल्टेज कितनी दे रखी है, वोल्टेज है आपके पास में 250 वोल्ट, यानी 250 का स्क्वायर करेंगे 250 इंटू 250 अपॉन में पावर कितनी देर आपको 100 वाट, यानी 100 वाट। यहाँ से 20 से 20 काटेंगे, 25 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 625, कितना आएगा 625, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी 625 ओम इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई मैंने ऊपर पहले आप बताई थी, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर। तो यहाँ से ए ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, तो वेबर होती है। यहाँ से बात करें कि एम्पियर किसकी होती है, एम्पियर जो होती है वो होती है धारा की, किसकी होती है, एम्पियर होती है धारा की। टेस्ला किसकी होती है, तो फ्लक्स घनत्व की, टेस्ला किसकी होती है, टेस्ला होती है फ्लक्स घनत्व की। और वोल्ट किसकी होती है, ये होती है वोल्टेज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि कैपेसिटी ऑफ सेल इज मेजर्ड इन, यानी जो सेल की जो क्षमता होती है उसका निर्धारण किस में करते हैं, तो सेल की क्षमता का निर्धारण एम्पियर हॉवर में करते हैं, यानी एम्पियर घंटा के अंदर। तो बी ऑप्शन यहाँ से इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि फॉर्मूला फॉर पावर इन 3 फेज एसी सर्किट इज, जो 3 फेज एसी सर्किट होता है इसके अंदर जो पावर होती है, पावर कैलकुलेटर 2 फॉर्मूलों के द्वारा कर सकते हैं, वो कौन कौन सा है, चलिए बात करते हैं। पी बराबर या तो आप कर सकते हैं रूट लाइन वोल्टेज, लाइन धारा और पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई, या आप पावर ज्ञात कर सकते हैं फेज वोल्टेज, फेज धारा और पावर फैक्टर। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन में कौन क्या क्या दे रखा है, वी आई, तो ये नहीं होती, वी आई कोस साइन फाइन ये भी नहीं होती, वी आई कोस फाइन ये भी नहीं होता। पावर फैक्टर यहाँ से आपकी क्या होती है, रूट 3 वी एल आई एल कोस फाइन, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास में हाउ ट्रांसफॉर्मर आज आर रेटेड, यानी ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है। तो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में ली जाती है, केवीए के अंदर ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग ली जाती है। एम्पियर हावर किसकी है, तो ये बैटरी की होगी। किलोवाट किसकी होती है,
तो ये वास्तविक शक्ति की होती है, और केवीआर किसकी होती है? प्रतिघाती शक्ति की होती है, प्रतिघाती की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, हाउ मैनी डायोड आर यूज इन ब्रिज रेक्टिफायर, यानी ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर कितने डायोड का उपयोग करते हैं? तो ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर अपने 4 डायोड का उपयोग करते हैं। कितने का करते हैं? तो 4। यहाँ से डी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनता है। तो यहाँ से आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने क्या करते हैं कि डायोड्स को इनपुट देते हैं, यानी यहाँ पर इनपुट देते हैं, ये जो होगा इनपुट, और यहाँ से अपने क्या लेते हैं? आउटपुट लेते हैं। यहाँ से ये क्या है? आउटपुट। तो ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर कितने डायोड होता है? तो ये होता है डायोड D1, ये D2, और ये D3, और ये D4, यानी टोटल डायोड्स की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 4। तो यहाँ से अपना राइट आंसर क्या होगा? 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास में कि ड्यूरिंग चार्जिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी सेल, यानी लेड एसिड बैटरी के अंदर चार्जिंग के समय जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो क्या होता है, यानी उसका मान क्या होता है? वो बढ़ता है या घटता है? तो चार्जिंग के समय जो बैटरी का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, और जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो क्या होता है? इंक्रीज, यानी बढ़ता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि हाउ इलेक्ट्रिकल मोटर आर रेटेड, यानी इलेक्ट्रिकल जो मोटर होती है उसको किस में रेटेड किया जाता है? तो इलेक्ट्रिकल मोटर को आप HP में, इलेक्ट्रिकल मोटर उसकी रेटिंग HP और किलोवाट दोनों में होती है। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा कि HP और किलोवाट के अंदर आप इलेक्ट्रिकल मोटर की रेटेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि व्हाट इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज ऑन इलेक्ट्रिकल वायर यूज इन होम्स, कि घर के अंदर जो आप वायर यूज करते हैं उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो किसका होता है? तो वो इंसुलेशन जो होता है वो होता है PVC का। किसका होता है? PVC का। PVC की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? PVC। घर के अंदर जो अपने PVC कॉपर वायर का उपयोग करते हैं वायरिंग के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि व्हाट इज द रेटिंग ऑफ लो वोल्टेज केबल। लो वोल्टेज केबल की जो रेटिंग होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 250 वोल्ट, यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा? 100% राइट होगा। यानी 250 वोल्ट तक की जो केबल होती है वो लो वोल्टेज के अंतर आती है, और 1 kV के अंतर्गत आती है वो हाई वोल्टेज केबल आती है। कौन सी आती है? हाई वोल्टेज, और इसके आगे चलता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि व्हेन कंडक्टर डायमीटर इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस, यानी अगर आप एक चालक है, चालक का अगर क्षेत्रफल यानी डायमीटर उसका अगर बढ़ाते हो तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि आप रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं तो रेजिस्टेंस के अंदर आपने पढ़ा होगा आर जो होता है वो प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि डिक्रीज। बी ऑप्शन जो होगा आपका 100% राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ELCB, यानी ELCB की फुल फॉर्म क्या है। तो ELC की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या होती है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ से ए ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि व्हाट इज द साइज ऑफ अर्थिंग प्लेट। अर्थिंग प्लेट का जो साइज होता है वो क्या होता है? अर्थिंग प्लेट कॉपर की जो होती है उसका साइज होता है, वो अपने लेते हैं 60x60x3.15, यानी 60 ही उसकी क्या होगी? लंबाई होगी, और 60 ही इसकी क्या होगी? चौड़ाई होगी। और जो मोटाई जो होती है वो अपने कितनी लेते हैं? 3.15 mm। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ए ऑप्शन जो होगा वो यहाँ से क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी 60x60 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि इन विच वे मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेट कैन बी डिस्टोर्ड, यानी निम्न में से किसके द्वारा जो मैग्नेट का चुंबक का है, चुंबकीय मार्ग जो होगा वो विक्षेपित होगा। तो आपके पास ऑप्शन में बाय हीटिंग के द्वारा, या बाय, ये ऑप्शन ए है कि बाय हीटिंग यानी हीटिंग के द्वारा होगा, या हैमरिंग द मैग्नेट के कारण होगा। ऑप्शन सी है कि ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है कैन नॉट बी डिस्टोरेड, भी डिस्टोरेड नहीं होती है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि व्हेन कैपेसिटर आर जॉइंड इन सीरीज टोटल कैपेसिटेंस, यानी अगर आप सीरीज के अंदर कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो इनका कुल जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि सीरीज के अंदर आप जब जोड़ते हैं तो सीरीज, जैसे ये अपने पास दो कैपेसिटर है, इनको मैं सीरीज में जोड़ता हूँ तो इनका टोटल जो कैपेसिटेंस सीरीज जो अपने ज्ञात करते हैं वो निकालते हैं C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस में C2, यानी जब समांतर के अंदर रेजिस्टेंस जोड़ते हैं वो सीरीज में कैपेसिटर के समान होता है, और जो श्रेणी में जो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं वो समांतर में कैपेसिटर के समान होता है। तो यहाँ से जो इसका आंसर क्या होगा वो इसका आंसर होगा कि डिक्रीज, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि इन विच स्टेट द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर फाउंड, कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो आपके पास कौन सी अवस्था के अंदर उपलब्ध होता है। तो वो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही प्रकार की अवस्था के अंदर मिलता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि हाउ एसी सप्लाई बिहेव, यानी एसी सप्लाई का जो बिहेवियर होता है वो कैसे होता है। तो एसी सप्लाई क्या होती है? एसी यानी पल से पल बदलने वाली। तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा कि चेंज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो अपनी आयाम और दिशा दोनों समय के सापेक्ष क्या करे? परिवर्तनशील करे, वही क्या होती है? एसी होती है। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो होगा वो आपका एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि व्हाट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन इंडिया। भी सप्लाई कि इंडिया के अंदर एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो वो होती है 50 हर्ट्ज, यानी 50 साइकिल पर सेकंड, यानी फ्रीक्वेंसी के अन्य मात्रक जो होता है वो क्या होता है? CPS यानी साइकिल पर सेकंड। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? 50 साइकिल पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि विच पैरामीटर इज मेजर्ड बाय कि विच पैरामीटर इज मेजर्ड बाय वाटमीटर इन एसी सर्किट, कि वाटमीटर का उपयोग एसी सर्किट के अंदर आप क्या मेजर करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके पास में कि अम्परेंट पावर, ऑप्शन बी है कि रिएक्टिव पावर, ऑप्शन सी है कि रियल पावर, और ऑप्शन डी है कि वाटेज। तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो होता है कि रियल पावर, वाट और किलोवाट के अंदर। सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि व्हाट इज द पावर इज
प्योर कैपेसिटिव सर्किट, यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर जो पावर खपत होती है वो कितनी होती है, वो होती है 0 यानी 0। यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। पावर जो होती है P बराबर क्या होती है, वी आई कोस फाई। और कैपेसिटर के अंदर आपको पता है कि धारा जो होती है वो वोल्टेज से कितना डिग्री आगे होती है, 90 डिग्री आगे होती है। यहाँ से जब अपने कोस 90 की बात करें, कोस 90 का मान जो होता है वो कितना होता है, 0। जब आप किसी वैल्यू को 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी V वोल्टेज और धारा को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका रिजल्टेंट जो मान आता है वो भी क्या होता है, 0। तो इसलिए जो कैपेसिटर और इंडक्टर जो होता है उनकी जो पावर कंज्यूम होती है वो क्या होती है, हमेशा ही 0। तो सी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 2πfL या ओमेगा L। ओमेगा को आप 2πf की तरह लिख सकते हैं और आगे L। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा कि 2πfL। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि व्हेन इज द फेज डिफरेंस इन 3 फेज सप्लाई। वे 3 फेज सप्लाई के अंदर जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डायग्राम के माध्यम से। ये 3 फेज, ये अपने पास R फेज है, ये Y है और ये B है। ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कि ये कितना है, तो ये होता है 120 डिग्री। यानी प्रत्येक फेज के अंदर, दो आपस फेज के अंदर प्रत्येक 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि आउट ऑफ फ्लोइंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इज एक्सटेंजिंग ऑफ फायर। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। यहाँ से ऑप्शन जो है आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन इसका जो बी ऑप्शन है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई मात्रा को कम करके आप आग को बुझा सकते हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में एक, व्हाट इज यूनिट ऑफ मेगर। यानी मेगर जो यूनिट होती है वो किस में होती है, तो मेगा ओम के अंदर होती है। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर। कि एक ठोस चालक की तुलना में एक स्टैंडर्ड यानी कि लयदार चालक की क्या विशेषता होती है। तो ऑप्शन देखिए आप, यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट टू पावर ऑफ डीसी सर्किट। यानी डीसी सर्किट के अंदर जो आप पावर ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो डीसी सर्किट के अंदर पावर होती है वो P बराबर V इंटू आई होती है, यानी वोल्टेज और धारा का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से आप देखिए वोल्टेज और टाइम तो नहीं होता, करंट और रेजिस्टेंस तो नहीं होता, वोल्टेज और रेजिस्टेंस नहीं होता, तो करंट और वोल्टेज, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि व्हाट इज द कलर ऑफ फेज वायर इन सिंगल फेज वायरिंग। यानी सिंगल फेज वायरिंग के अंदर जो फेज का जो कलर होता है वो क्या होता है। तो फेज का कलर होता है वो होता है रेड, यानी लाल। बी ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ब्लैक जो होता है वो किसका होता है, न्यूट्रल का होता है। और ग्रीन जो होता है वो किसका होता है, वो अर्थिंग के लिए होता है। और 3 फेज के अंदर अगर बात करें, 3 फेज के अंदर क्या होता है, RYB, यानी लाल,
पीला और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि विच वायर इज कनेक्टेड टू फ्यूज इन वायरिंग, कि फ्यूज को आप वायरिंग के अंदर कैसे किसके सीरीज में जोड़ते हैं। तो फ्यूज को हमेशा ही फेज की श्रेणी में जोड़ना चाहिए। यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इज द आउटर सर्किट ऑफ एटम ऑफ गुड कंडक्टर, कि एक अच्छे चालक के अंदर जो बाहरी कक्षा के अंदर जो चालक होते हैं, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें आप मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वो होना चाहिए अच्छे कंडक्टर के अंदर एक, 2 या 3। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए आंसर जो होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी एक जो होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके अंदर काउंट होता है, तो वो होता है अर्धचालक। अर्धचालक। और जो 8 होता है वो क्या होता है, कुचालक। वो क्या होता है, कुचालक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि व्हाट हैपन टू डीसी शंट जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज व्हेन लोडेड, कि भार के दौरान डीसी शंट जनरेटर की जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो क्या होती है, कि डिक्रीज यानी कम होती है, इंक्रीज यानी बढ़ती है, रिमेन सेम यानी कांस्टेंट रहती है, नन ऑफ दिस। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी, यानी डीसी जनरेटर की जो लोडेड के अंदर जो वोल्टेज होती है, आउटपुट वोल्टेज होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं कांस्टेंट सप्लाई जनरेटर भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट, जो इलेक्ट्रिकल मोटर है वो किसको किस में कन्वर्ट करती है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो बी ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि व्हाट इज द मटेरियल ऑफ डीसी ब्रशेज, कि डीसी ब्रशेज के अंदर किस पदार्थ का अपने उपयोग करते हैं। तो उसके अंदर जो प्रयोग करते हैं वो कार्बन ब्रशेज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि डीसी शंट मोटर इज नाउ एज, कि डीसी शंट मोटर जो होती है उसको किस में व्यक्त करते हैं। तो डीसी शंट मोटर जो होती है वो कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी जो ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो करता है वो वोल्टेज को अप या डाउन करता है और वोल्टेज के अकॉर्डिंग करंट अप और डाउन होती है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द प्राइमरी वायरिंग टर्न इज कंपेयर टू सेकेंडरी वायरिंग टर्न आर, जो प्राइमरी वाइंडिंग के जो टर्न होते हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या होते हैं, तो लेस यानी कम होते हैं। तो ए ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर होगा। और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, टर्न ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि व्हाट इज द नेम ऑफ केमिकल इन द ब्रीदर ऑफ ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर के अंदर जो केमिकल अपने यूज़ करते हैं उससे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं सिलिका जेल, यानी सिलिका जेल का अपने उपयोग करते हैं। और इसका कार्य करता है तो ये नमी को शोषण करने का कार्य, यानी नमी को सोखने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि व्हाट इज द फेज डिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज इन ट्रांसफार्मर, प्राइमरी और सेकेंडरी जो प्राइमरी और सेकेंडरी की वोल्टेज होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, उसके अंदर जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 180 डिग्री का। यहाँ से जो सी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, यानी 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट, वोल्टमीटर को आप परिपथ के अंदर कैसे संयोजित करते हैं, तो वोल्टमीटर को आप हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं और एम्पीयर मीटर को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी के अंदर।
यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। अगर सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ के अंदर आप किसके जोड़ते हैं, तो एमीटर को, किसको, एमीटर को आप जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, रिमेन कांस्टेंट, यानी हमेशा स्थिर स्पीड वाली मोटर बोलते हैं इसे। तो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड हमेशा किस कांस्टेंट स्पीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर रोटर इज स्क्यू वे, यानी स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है उसे आप स्क्वीड क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है। तो कि ऑप्शन आपके पास है कि टू स्टॉप मैकेनिकल लॉकिंग एंड इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क। तो बी ऑप्शन है कि टू डिक्रीज टू स्पीड, सी ऑप्शन है कि टू इंक्रीज टू टॉर्क, डी ऑप्शन है कि टू डिक्रीज द स्टार्टिंग करंट। तो आप जो इंडक्शन स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर होती है उसका जो रोटर की छड़ें होती है उसको आप स्क्वी यानी तिरछा रखते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि एक तो मैकेनिकल लॉकिंग ना हो और एक स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो, क्योंकि अगर आप स्क्यू करेंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसके अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसका यहाँ से जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि व्हाट इज द पावर ऑफ फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, यानी फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर की जो रेटिंग होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2 HP से 5 HP। ए ऑप्शन जो आपका होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच मोटर इज हैविंग हाई पावर फैक्टर, हाई किस मोटर का पावर फैक्टर होता है जो उच्चतम होता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। कैपेसिटर मोटर जो होती है, कैपेसिटर रन मोटर का पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है, उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि रनिंग ऑफ सीलिंग फैन मोटर स्वीप 1400 mm इज, यानी 1400 mm स्वीप वाली सीलिंग फैन यानी सीलिंग मोटर की जो वाटेज क्षमता होती है वो कितनी होती है, 50 से 70 वाट। बी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि हाउ मच इज द स्टार्टिंग करंट ऑफ 3 फेज स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर, यानी 3 फेज स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो स्टार्टिंग करंट होती है वो कितना होती है, वो स्टार्टिंग करंट होती है 5 से 7 गुना। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन जो आपका होगा राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके नॉन टेक का जो पोर्शन है वो सॉल्व करेंगे। अपने टेक्निकल के 50 क्वेश्चन आए तो वो 50 के 50 सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।